अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारी आउटलाइन का टॉपिक है उसका नेम है द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक कवर किया था उसका नाम था वेक्टर इक्वेशन। उसमें हमने देखा था कि हम डिफरेंट वेक्टर्स को यूज़ करते हुए किस तरह अपनी इक्वेशन गेट कर सकते हैं। एंड देन अगर हमारे पास इक्वेशन है तो उससे हम अपने जो है वेक्टर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स इक्वेशन। इसका मतलब है कि हमें डिफरेंट जो है मैट्रिक्स दिए जाएंगे, उनसे हमें यूज़ करते हुए अपनी इक्वेशंस क्रिएट करनी है। एंड अगर हमारे पास इक्वेशंस होंगी तो हमें क्या करना है, अपने मैट्रिक्स क्रिएट करके देखने हैं। ठीक है, ये आगे हमें एक फॉर्म दी गई है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन की नोटेशन को। ठीक है, तो आगे हम इसको भी देखेंगे कि हम इसे कहाँ पर यूज़ करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। पहले हम देख लेते हैं कि जो है मैट्रिक्स इक्वेशन की जो है वो फॉर्म किस तरह से होगी हमारे पास। ठीक है, तो इफ़ ए इज़ एन एम बाई एन मैट्रिक्स, एम इंटू एन मैट्रिक्स विद कॉलम्स a1 a2 up to so on an, and if x is Rn then the product of a and x denoted by a x। क्या कहा गया है कि ये जो a x है ये हमारे पास किस फॉर्म का होगा। a जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स होगा, किस तरह से मैट्रिक्स होगा, आपने पढ़ा था कि हमारे पास जब सिंगल कॉलम होता है ना, सिंगल कॉलम की जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। तो जब ये डिफरेंट वेक्टर्स मिल जाते हैं और मिलकर किसी एक मैट्रिक्स में आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें अगर मैं डिफरेंट वेक्टर्स की वैल्यूज़ लिख दूँ, जैसे यहाँ पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, एंड यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, एंड देन 6। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो दो वेक्टर्स मिलके एक मैट्रिक्स बना है। ठीक है, बाद में अगर मैं चाहूँ तो मैं, आपको पता है हम इससे x1 x2 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम चाहें तो इनको वेक्टर्स की फॉर्म में अगेन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये मेरे पास दो वेक्टर्स ही हैं एक हिसाब के। तो वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक मैट्रिक्स हो A जिसमें हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स हों a1 a2 अप टू सो ऑन an, हम उसको मल्टीप्लाई कर दें x1 x2 अप टू सो ऑन xn तक, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक इक्वेशन गेट कर सकते हैं। ये है हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है मैट्रिक्स इक्वेशन का। ठीक है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो तो हम उनसे किस तरह से इक्वेशन की क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया हो तो हम उसके साथ अपने x1 x2 जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई करके तो हम जो है अपनी इक्वेशन गेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a2 a3। ठीक है, बट आपने एक बात का जो है वो ख्याल रखना है कि जो मैट्रिक्स होगा हमारे पास वो कुछ इस टाइप का होगा। जैसे देखिए मेरे पास जो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, लेकिन जो x1 x2 होगा वो हमारे पास एक वेक्टर की फॉर्म में ही है, सिंगल कॉलम। ठीक है, x1 x2 जो है वो हमारे पास एक सिंगल कॉलम है। देन हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे a1 को हम x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन आएगा, a2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन आएगा, a3 को x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अप टू सो ऑन xn an। ओके, ये है हमारे पास हमारी नोटेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये जो हमने डिस्कस की है इसमें, इस नोट में हमने ए एक्स जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास बी क्या होगा। बी हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास एक इक्वेशन दी होगी तो जैसे हमें बता दिया जाए, इन दो नोटेशन में तो हमें कुछ भी नहीं बताया गया, जैसे ए एक्स जो है वो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो हम इक्वेशन के ऑपोजिट साइड पे, इक्वल की दूसरी साइड पे हम क्या रखेंगे, हम जो है वो ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, बी की वैल्यू हम ज़ीरो रखेंगे जब हमें कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये है हमारे पास हमारा ए एक्स इज इक्वल टू बी का एक्सप्लेनेशन। अब हम जो है वो अपनी एग्जाम्पल से देखते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम इन्हें कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने देखा था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, और एक हमारे पास ये उन्होंने क्या किया है, हमें एक मैट्रिक्स दिया है और एक वेक्टर दिया है, हमने इनको मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू क्या है 4, तो वो किससे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट वेक्टर के साथ।
ठीक है। इसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड देन जो 7 वाला है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, वो थर्ड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये 4 है तो ये फर्स्ट वेक्टर के साथ आया, एंड जो 3 है वो सेकंड वेक्टर के साथ, जो 7 है वो थर्ड वेक्टर के साथ। हम इन्हें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0। हम इनको मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे तो हमारे पास एक न्यू वेक्टर जो है वो आ चुका है, ठीक है। देन हमारे पास जो बी वाला है उसमें क्या किया गया है, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और साथ में एक वेक्टर दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगेन हमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है। एक बात का आपको ख्याल रखना है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हुए, वो ये है कि हमारे पास वेक्टर और मैट्रिक्स के ऑर्डर का ख्याल। यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास रो में जो ऑर्डर था वो 3 का था, तो कॉलम का ऑर्डर भी 3 का साथ दिया गया था, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा होता, अगर मेरे पास एक ऐसा केस होता कि ये मेरे पास 3 जो है वो रोज जो है वो 3 ऑर्डर की है, बट जो कॉलम है वो 4 ऑर्डर का होता, तो इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं था। यहाँ पर देखें तो रो का जो ऑर्डर है वो 2 है, तो जो मुझे कॉलम जो मिला है वो भी 2 ऑर्डर का ही मिला है, ठीक है। क्योंकि हम आपको पता है हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट जो है वो वेक्टर के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड वेक्टर के साथ। तो इस तरह अगर हमारी मैच नहीं करेंगी, जो है वो ऑर्डर मैच नहीं करेगा, तो इक्वेशन के जो है वो पॉसिबल नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो एक ऑर्डर में हो प्रॉपर। इस तरह भी हमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हम अपना बी वाला पार्ट देख रहे थे कि अब जो ये ऑर्डर इनका सेम है, यानी कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, एंड देन सेकंड को अपने सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पर जो है वो एडिशन कर सकती हूँ। तो एडिशन किया, यहाँ पर देखें 4 लिखा, सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर आया, देन एडिशन, देन 7 आएगा और फर्स्ट मेरे पास वेक्टर आएगा, इनके दरमियान एडिशन का साइन आएगा। यहाँ पर हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन करेंगे तो हमें न्यू जो वेक्टर है वो ये मिल चुका है। देन हम अब देखते हैं अपनी एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में हमें क्या कहा गया है कि हमें v1 v2 v3 दिए गए हैं, राइट लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 3v1 माइनस 5v2 प्लस 7v3। हमें क्या करना है, इनके लीनियर कम्बिनेशन लिखने हैं एज अ मैट्रिक्स टाइम एज अ वेक्टर, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें, प्लेस v1 v2 v3 इनटू अ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। हमने देखा था कि हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें A चाहिए होता है। तो A हम कहाँ से गेट करते हैं, हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स जो हैं वो मिलकर एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अगर हम अपने इन वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रख दें तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे देखें आप, यहाँ पर है 3v1 माइनस 5v2 प्लस 7v3। यहाँ पर हमने लिखा और हम क्या करेंगे, अपने वेक्टर्स को, जो भी हमारे वेक्टर्स हैं उनको हमने अपने जो है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रख दिया, और जो साथ में हमारे कोफिशिएंट्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन होंगे उनको हमने जो है वो सेपरेट कर लिया। सेपरेट कैसे किया, 3 माइनस 5, आपको पता है जब हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते थे तो अंदर जो है वो एडिशन का साइन आता था, तो यहाँ पर जब -5 है तो वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। -5 और 7 आ गए, ये हमारे पास इक्वेशन है AX। सबसे पहले हमने देखा था कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हों, सॉरी इक्वेशन दी हुई हो, तो उससे हम AX की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास अगर जो है वो डिफरेंट इक्वेशंस दी गई हैं, सेट ऑफ इक्वेशंस, तो उससे हम AX की फॉर्म में कैसे जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, अब हमें जो है वो डिफरेंट वेक्टर्स दिए हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, और उन्होंने कहा है कि आप खुद उसे AX की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज़ थी, हमने क्या किया, अपने वेक्टर्स के लिए एक मैट्रिक्स क्रिएट किया, और जो डिफरेंट वैल्यूज़ उनके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही थी उनको हमने एक अलग वेक्टर में लिख लिया। तो हमारे पास ये AX जो है ये वाली फॉर्म आ चुकी है, ठीक है।
देन हमने क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास एक रियल इक्वेशन होती है, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी हमें इस फॉर्म का चाहिए, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं x1 प्लस 2x2। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें क्या किया गया है, हमें जो है वो डिफरेंट, यहाँ पर देखें अगर आप, हमें डिफरेंट वेक्टर्स दिए गए थे और हमने उनको ए एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। डिफरेंट वेक्टर्स को ए एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास अगर डिफरेंट इक्वेशंस हैं, तो ये हम ऑलरेडी भी लर्न कर चुके हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं तो देन हम उन्हें कैसे वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी इक्वेशन को ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये मेरे पास डिफरेंट इक्वेशंस थी, अब मुझे इन्हें ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर x1, x2 एंड x3 हैं, तो हमें क्या करना होता है, जो भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं जैसे x1, x2, x3, उनको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे x1 बाहर आ गया तो यहाँ पर जो x1 है, यहाँ पर देखें अगर मैं इसे ऐसे वेक्टर कंसीडर करूँ तो मेरे पास जो x1 की वैल्यू है वो 1 है एंड देन 0 है, क्योंकि 0 मतलब स्किप है, 2 है एंड देन -5 है, ये x2 के लिए है। प्लस करेंगे एंड यहाँ पर -1 है और 3 है, इस इक्वल में आ जाएगा 4 और 1। और अगर आप जो है वो गौर करें, अगर मैं इन वेक्टर्स को जो है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ये ए बन जाएगा एक मैट्रिक्स, और हम क्या करेंगे x1, x2, x3 को एक अलग वेक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। एंड देन हमारे पास इक्वल की अपोजिट साइड पे जो भी वैल्यूज हैं हम उन्हें एक अलग मैट्रिक्स में लिख लेंगे। ये हमारे पास जो कंडीशन आ चुकी है, ये आ चुकी है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। इस तरह से हम अपनी डिफरेंट इक्वेशंस को जब हमें दी जाएंगी, हमें कहा जाएगा कि इन्हें जो है वो मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, तो हम उसे ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है इफ A इज एन m इंटू n मैट्रिक्स विद कॉलम्स a1 इंटू an and if B is Rn, the matrix equation Ax is equal to B has the same solution set as the vector equation। यहाँ पर वो हमसे कह रहे हैं कि अगर हमारा जो मैट्रिक्स है वो m/n जो है वो ऑर्डर का हो और उसके जो कॉलम्स हैं वो a1 अप टू सोन an में हो और उसका एक b जो है वो r इंटू r की पावर m में जो है वो लाई कर रहा हो, तो उसका जो सोल्यूशन होगा, अगर हम उसे ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में जो भी सोल्यूशन आएगा, या फिर इस इक्वेशन की फॉर्म में जो भी सोल्यूशन आएगा, या फिर आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में जो भी सोल्यूशन आएगा, तो वो हमारे पास सोल्यूशन सेम होगा, वो सोल्यूशन हमारे पास जो है वो डिफरेंट नहीं होगा। ये हमारे पास थ्योरम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन। एक्सिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, the equation ax is equal to b has a solution if and only if b is a linear combination of the column of a। इसका मतलब क्या है हमारे पास, देखें अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक सिंपल मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आपको पता है कौन सा होता है, जब हम जो अपनी b की वैल्यू जो है वो भी लास्ट पे कंसीडर कर लेते हैं, तो वो हमारे पास आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होता है। अगर हम इन दोनों का रैंक निकालें, ठीक है, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का और जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स का, अगर तो वो हमारे पास यहाँ पर देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा और एक आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होगा, हमें क्या करना है, इनकी रैंक निकालनी है, ठीक है। हमारे पास एक डिफरेंट जो है वो सिंपल जो है वो सोल्यूशन होगा, यहाँ पर जैसे a1 x1 अप टू सो ऑन an xn होगा, और यहाँ पर हम लास्ट पे b1 b ऐड कर लेते हैं, b1 b2 की वैल्यूज, ठीक है। अगर हमारे पास इन दोनों का रैंक जो आता है वो अगर हमारे पास इक्वल होता है, ठीक है, अगर वो हमारे पास इक्वल होता है तो हमारा जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा,
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसमें से कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये है हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जिस्टेंस का। इसका मतलब हमने यही करना है कि हम जो अपना ए मैट्रिक्स लेंगे और हम अपना ए का आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, इन दोनों का रैंक फाइंड करना है। ठीक है, अगर इनका रैंक जो है वो इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, और अगर हमारे पास जो इन दोनों का सोल्यूशन जो है वो इक्वल आता है देन हम कह सकते हैं कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे दोनों इक्वल ही नहीं आते तो हम कहेंगे, तो सिंपल हम कहेंगे कि हमारे पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास दो जो है वो फॉर्म्स आ जाती हैं। पहली फॉर्म आती है कि हमारे पास एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो एंड देन दूसरी फॉर्म हमारे पास आ जाती है कि उसमें मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम चेक करेंगे। ठीक है, ये था हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन। अब हमारे पास जो एग्जांपल है इसकी वो देख लेते हैं। एग्जांपल में हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है ए एंड एक वेक्टर दिया गया है बी। इज दैट इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी कंसिस्टेंट फॉर ऑल पॉसिबल b1 b2 b3। हम क्या करेंगे, इनका रैंक फाइंड करेंगे। ठीक है, तो रैंक फाइंड करना क्या करना है, हमने इनको जो है वो रिड्यूस करते जाएंगे अपने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एंड नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने अपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और हम पहले इन दोनों को जीरो करेंगे, देन हमारी डायगोनल जो एंट्री है वो हमारे पास है 14। ठीक है, हम जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो b1 b2 b3 पे भी अप्लाई होंगे। ठीक है, ये उन्होंने जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो है वो ये वैल्यूज निकाली हैं। द इक्वेशन ax इक्वल टू b इज नॉट कंसिस्टेंट। वाई नॉट कंसिस्टेंट for every b? Because some choices of b have make b1 minus 1 by 2 b2 plus b3 is non-zeros. The reduced matrix in example 3 provide a description of all b for which the ax is equal to b is consistent, then entries must be satisfied. For example, अगर तो हमारे पास देन यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं और यहाँ पर उन्होंने ये फॉर्म निकाली है। ठीक है, देन हमें क्या करना है, हम जो है ये आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स पे अप्लाई किया है। हम जो है वो एक्सिस्टेंस चेक करने के लिए हमें यहाँ पर कहा गया है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो कंसिस्टेंट के लिए हमने देखा था अगर हमारे पास एक भी सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा। अगर हमें अपनी यहाँ से एक भी सोल्यूशन मिल जाता है तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी, और अगर हमें कोई भी इक्वेशन नहीं मिलेगा, कोई इक्वेशन नहीं मिलती, कोई आंसर नहीं मिलता तो ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी एग्जाम्पल 4 जिसमें हमें कहा गया है कंप्यूट ax वेयर a इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस फ्रॉम द डेफिनेशन। हमें क्या करना होता था, हमें जो हमारी फॉर्म है ax इज इक्वल टू b उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जब हमें a दिया गया है और x दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये जो 1 वाला एलिमेंट होगा इसके लिए हम अपना फर्स्ट वेक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 - 1 6, और सेकंड जो एलिमेंट है उसके लिए सेकंड वेक्टर यूज़ करेंगे, थर्ड के लिए थर्ड वेक्टर। हम क्या करेंगे, देन हमने x1 x2 x3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेना है। देन हम इस फॉर्म को अपनी ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें a की जो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास वो होंगी 2 3 4 -1 5 -3 6 -2 एंड 8, और x में हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और जो b है हमारे पास उसके लिए उन्होंने लिखा है द फर्स्ट एंट्री इन द प्रोडक्ट ax इज द सम ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग द फर्स्ट रो ऑफ a एंड द एंट्रीज x दैट इज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें b उन्होंने बेसिकली यूज़ ही नहीं किया, उन्होंने क्या किया है, जस्ट ax की फॉर्म क्रिएट की है। ax की फॉर्म में इक्वल b जो है, मैंने आपको बताया था कि जब हमें ax के इक्वल हमें कुछ नहीं दिया गया होगा तो हम उसको 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें उन्होंने हमें बताया ही यही है कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में होगा तो हम ax को कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर इस फॉर्म में हो तो
हम जो है वो अपनी ए एक्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखें, स्टार्ट पे हमें पहले उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया था और एक वेक्टर दिया था, उससे हमने अपनी जो है वो ए और एक्स की फॉर्म ले आई। लेकिन अगर चाहें तो हम अपनी ए एक्स की फॉर्म से दोबारा अपनी इक्वेशन में भी जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक एक कॉलम के लिए आपको जो है वो सॉल्व करके बताया कि किस तरह से मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पर देखें 2 जो है वो x1 प्लस 3 x2 के साथ प्लस 4 x3 के साथ। इसी तरह सेकेंड कॉलम के लिए -1 को x1 के साथ, 5 को x2 के साथ एंड -3 को -3 के साथ। लाइकवाइज द थर्ड एंट्री के लिए भी हमारे पास यही होगा, ऑपरेशन अप्लाई होगा। हमारे पास एग्जाम्पल है 5, उसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और एक जो है वो वेक्टर दिया गया है। हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लिकेशन करनी है। हम पीछे देख चुके हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। 1 को 4 के साथ प्लस 2 को 3 के साथ -1 को 7 के साथ, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी। देन हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और एक ये वेक्टर दिया गया है, हम उनको मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इसको सॉल्व करके भी निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, अपनी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4, कंप्यूट द प्रोडक्ट इन एक्सरसाइज 1 to 4 यूजिंग द डेफिनेशन। यहाँ पर बेसिकली हमें क्वेश्चन 1 में क्या करना है, हमें बताना है कि क्या हमारे पास इनके ऑर्डर सेम है मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर नहीं। तो ये मुझे आपने बताना है। जैसे देखें, यहाँ पर मेरा रो का ऑर्डर है 2 लेकिन कॉलम का ऑर्डर है 3, तो आपको पता है कि ये ऑर्डर रॉन्ग है। यहाँ पर रो का ऑर्डर है 1, ठीक है, रो का ऑर्डर है 1, कॉलम का ऑर्डर क्या है 1, तो ये क्या होगा हमारे पास। तो ये चेक करने के लिए कि हमारे पास ये ऑर्डर कैसे होगा, हम जो है वो मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। जैसे 2 को 5 के साथ, 5 को क्या करना था हमें, 5 के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए, जैसे 3 के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए था और फिर -2 के लिए एक वेक्टर चाहिए था, तो 7 के लिए हमारे पास कोई वेक्टर नहीं बचा, इसलिए हमने इसे क्रॉस कर दिया। अब 5 के लिए मुझे एक वेक्टर चाहिए, वो मुझे मिल गया, लेकिन -1 के लिए मुझे कोई वेक्टर नहीं मिला, तो ये मेरे पास क्रॉस हो जाएगा। जैसे 2 है, इसके लिए मुझे वेक्टर मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। 2 को जो है वो मैं इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी एंड -3 को इस वेक्टर के साथ, तो ये जो है वो सोल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब ये ऑर्डर ठीक है। देन इसी तरह हम ये वाला ऑर्डर भी ठीक है, क्योंकि 1 को जो है वो मैं इस ऑर्डर के साथ करूंगी, इस वेक्टर के साथ, देन इस वेक्टर के साथ, तो ये मेरे पास 3 ही वेक्टर्स बन रहे हैं। तो ये जो है, ये वाले 2 जो है वो ऑर्डर ठीक है, बाकी रॉन्ग है। In exercise 5 to 8, use the definition of AX to write the matrix equation as a vector equation और vice versa। इसमें हमें क्या कहा गया है कि हमें जो है वो एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक वेक्टर दिया गया है और इक्वल दिया गया है b के। हमें क्या करना है, इसे AX इज इक्वल टू b की फॉर्म में, तो ये तकरीबन है, हमें क्या करना है, इससे अपनी इक्वेशन लिखनी है और उस इक्वेशन से हमें क्या करना है, वापस इस फॉर्म में आना है, ठीक है। तो ये हम सोल्यूशन से देख लेते हैं कि ये हम किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखें, ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑर्डर चेक किए हैं। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अगर आप हमारे पास, तो ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है, ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये हमें b दिया गया है। अब हम इन्हें कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है 5, इसको पहले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 जो एलिमेंट है इसको सेकंड वेक्टर के साथ, 3 को थर्ड वेक्टर के साथ। इसी तरह हम डिफरेंट वेक्टर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल में जो हमारे पास b के ऑपोजिट साइड पे आएगा वो होगा 7 और 8। इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है -8 और 16। ये है हमारे पास इसका सोल्यूशन, ठीक है। हमें क्या किया गया था, हमें मैट्रिक्स दिया गया था, हमने उससे इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट जो है वो, सॉरी, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया था, ठीक है, हमें उसे क्या करना है, अपनी इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर आप देखें,
कि हमारे पास आंसर आया है -8 और 16 और इक्वल की इस साइड पे है हमारे पास 7 और 8। हम इसको जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्वेशन की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ax इज इक्वल टू b। ठीक है, तो अगर मैं -8 को -8 x1 इज इक्वल टू 7 एंड जो 16 है वो मेरे पास होगा 16 x2 इज इक्वल टू 8। ये बेसिकली हमारे पास एक एक जो है वो वेरिएबल आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखा, उन्होंने ऐसे ही आंसर दे दिया। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे होते तो हम इक्वेशन प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में लिखते। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल सेम है। हमें क्या किया गया है कि एक वेक्टर और एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमने उन पर मल्टीप्लिकेशन करनी है। आपको पता है किस तरह करना है। पहले वेरिएबल को हम पहले वेक्टर के साथ एंड सेकंड वेरिएबल को सेकंड जो एलिमेंट है उसको सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल में b रखेंगे। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। पहले हम बुक से देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक आपको सेम परफॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या किया गया था। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स और वेक्टर दिए गए थे, जबकि यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स तो दिया गया है लेकिन वो ओपन करके दिए गए हैं हमें x1 x2 x3 की फॉर्म में। तो इनसे हम इजीली जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं कि वो किस तरह से है। हमें a दिया गया है, हम क्या करेंगे अपने 4 - 2 इसे मैंने एक वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, अपने डिफरेंट वेक्टर्स को मैंने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। ये देखें, ये डिफरेंट वेक्टर्स दिए गए हैं, हमने क्या करना है इसे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया और देन उसे मल्टीप्लाई कर दिया। जहाँ z1 z2 z3, आप यहाँ पर x1 x2 x3 जो है वो हम यूज़ करते थे, लेकिन क्वेश्चन में हमें z1 z2 z3 दिया गया है, तो इसलिए हम ये कंसीडर करेंगे। और इक्वल वाली साइड पे हमारे पास 4 और 13 है। यहाँ पर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है z के साथ वेक्टर, z2 के साथ वेक्टर, z3 के साथ वेक्टर, z4 के साथ वेक्टर और इक्वल में b भी दिया गया है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको एक वेक्टर की फॉर्म में लिखना है और z1 z2 z3 उनको मल्टीप्लाई कर लेना है और यहाँ पर इक्वल में हमारे पास जो है वो b है। यहाँ पर हम एक और काम भी कर सकते हैं, इसको एग्जैक्ट इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट इक्वेशन की फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बन जाएगा, वो बिल्कुल हमारे पास जो है वो क्वेश्चन वाली फॉर्म आ जाएगी। z1 किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वेक्टर के साथ, 4 और 2 के साथ। तो ये हमारे पास इक्वेशन ये हमारे पास क्वेश्चन वाली फॉर्म आ जाएगी, इसलिए हमें इतना ही सोल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। उसमें हमें इक्वेशन दी गई है और हमने अपने वेक्टर और मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेसिकली इन एक्सरसाइजेस में जस्ट यही होगा कि हमें जो है वो वेक्टर दिया जाएगा, वेक्टर और मैट्रिक्स दिया जाएगा और हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कभी इक्वेशन दी जाएगी और हम मैट्रिक्स और वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो है वो इक्वेशन दी गई है, हम उसे अपने मैट्रिक्स और वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम x1 x2 x3 को जो है वो कॉमन ले लेंगे और उनके लिए उनके वेक्टर्स लिख लेंगे। ठीक है, ये मैंने डिफरेंट वेक्टर्स जो हैं वो लिख दिए हैं और इक्वल की साइड पे हमारे पास b भी आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन दी गई है और हमें उसे मैट्रिक्स और वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है आपको पता है, जब हम अपने डिफरेंट वेक्टर्स को एक मिला के लिख दें तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है और दूसरी साइड पे हमारे पास b आ चुका है। ये था हमारे पास जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया गया है, हमारे पास वेक्टर्स हैं और उनके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है x1 x2 की, और हमें दूसरी साइड पे b भी दिया गया है। इसे हमने कन्वर्ट करना है अपनी फॉर्म में ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में। ठीक है, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो वेक्टर्स हैं उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे
x1 x2 को एक वेक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे और जो b है हमारे पास वो ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको जो है वो मैट्रिक्स इक्वेशन जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है कि हम किस तरह से वेक्टर और मैट्रिक्स को जो है यूज़ करते हुए इक्वेशन बना सकते हैं और इक्वेशन से मैट्रिक्स और वेक्टर बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें एक वेक्टर और मैट्रिक्स दिया गया है। बिल्कुल हमें इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन A and B, write the augmented matrix for the linear system and corresponding matrix equation AX is equal to B, then solve the system and write the solution as a vector। उन्होंने कहा है कि इसे आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, इन्हें सोल्व करें और फिर AX is equal to B की फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो हम इसे आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में b भी लिखा जाना था। हम अब इन्हें सोल्व करेंगे, सोल्व करके इनमें x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है हमने डिफरेंट रो ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं और उसके बाद हमने क्या किया है, अपनी वैल्यूज निकाली हैं x1 x2 x3 की वैल्यूज। ठीक है, जब हमारे पास जो है वो x1 x2 x3 की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, उसे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम देख लें कि हमारे पास क्या रो ऑपरेशंस अप्लाई हुए हैं, तो मेरे पास इसको ज़ीरो करना है। तो इसको ज़ीरो करने के लिए आपको पता है, अगर मैं अपने फर्स्ट रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और 1 और रो 3 को जमा कर दूँ तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 बन गया। देन मुझे डायगोनल एंट्री में ऑलरेडी मेरा 0 है, 1 है, तो मुझे 1 के नीचे अब 0 चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखें मेरे पास क्या था, -4, बट जब मैंने इस रो को 0 किया, इस रो को मैंने 0 किया था, इस रो को, तो ये वाली एंट्रीज भी मेरे साथ में चेंज हो गई। तो मेरे पास क्या हुआ, ये भी डायगोनल एंट्रीज के नीचे 0 आ गई, ये वाली डायगोनल एंट्रीज के नीचे भी 0 आ गई। अब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो मैं R3 को जो है वो 5 से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पर मुझे 1 मिल जाएगा, यहाँ पर भी मुझे 1 मिल जाएगा। चूँकि ये आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है तो हमारा जो है वो एचडन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मुझे R1 R2 x1 x2 x3 की जो वैल्यूज़ हैं वो मिल जाएंगी। बट अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो हैं आपको इक्वेशन सॉल्व ना करनी पड़े, ये 2 और 4 और 5 के लिए, तो आप इन्हें रिड्यूस्ड एचडन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, रिड्यूस्ड एचडन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये 1 की ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं उनको भी 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उनको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखें 2 को जो है वो कन्वर्ट करने के लिए R2 को यूज़ करेंगे। R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से R1 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी 0 बन जाएगा। देन हमें 5 और 6 को जो है वो 0 करना है। पहले हम 5 के लिए करेंगे R3 को यूज़ करते हुए, देन 6 को करेंगे। ठीक है, अपनी फाइनली हम जो है वो आंसर गेट कर लेंगे x1 x2 x3 का। x1 किसके इक्वल होगा, x1 जो है वो इक्वल है 0 के, x2 इक्वल है -3 के, एंड x3 इक्वल है 1 के। तो हम क्या करेंगे, सिंपल x1 x2 x3 हमें क्या करना था, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखना था। तो अगर आप देखें हमारे पास मैट्रिक्स को सोल्व करने के बाद ये हमारे पास मैट्रिक्स आया था, हमने क्या किया, उसको x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई किया और इसको इक्वल रख दिया। किसके इक्वल रख दिया, जो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में हमने b की वैल्यूज आई हैं इस साइड पे, उसको हमने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया b की जगह पे। ठीक है, ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर था, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर था 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सेम मेथड से करना है। क्या करना है, हमें आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के इन्हें रिड्यूस्ड एचडन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x1 x2 x3 की वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर हमने उन्हें ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखना है।
देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, लेट u इज इक्वल टू वेक्टर, ये वाला वेक्टर दिया गया है एंड मैट्रिक्स दिया गया है A, इज u इन द प्लेन R क्यूब। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो u है वो R क्यूब के प्लेन में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, हम इसे आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 3 आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये R क्यूब में है, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये R क्यूब प्लेन में स्पैन नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले क्या करना है, हमें आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब हम काफ़ी रो ऑपरेशंस जो है वो देख चुके हैं, तो मैं ये स्किप कर रही हूँ, यहाँ से जो है वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो क्या करना है, इस पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इनमें से x1 x2 की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, जब हम इसे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो कितनी आ रही हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं। The equation ax is equal to u has a solution, so u is in the plane spanned by column A। बट अगर आप देखें, अगर क्वेश्चन में हमें कहा गया R क्यूब में चेक करना है, तो हमारे पास क्या है, ये स्पैंड होके कॉलम A, हमें चेक करना है कि जो A के कॉलम्स हैं वो R क्यूब में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। बट जो हमारा आंसर आया है, आंसर में जस्ट 2 के मिले हैं, तो हम कहेंगे कि ax इज इक्वल टू u जो है वो प्लान के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि R क्यूब के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि किसके लिए एग्जिस्ट करता है, तो ये R2 के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आपने नहीं करने, क्वेश्चन नंबर 21 देखना है देन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की जो है वो हम देख लेते हैं। हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, डज v1 v2 v3 स्पैन R4 y और y0। हमें चेक करना है कि क्या ये स्पैन करते हैं R4 में या फिर नहीं करते। ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 13 में देखा था। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या किया था, उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के अपने डिफरेंट वेक्टर्स, ठीक है, अपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे, उन पे ऑपरेशंस अप्लाई किए, रो ऑपरेशंस, एंड देन हमने देखना है कि क्या हमारे पास कितने हमारे पास जो है वो डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं। डायगोनल एंट्रीज जो है वो 3 आ रही थी, तो हमसे पूछा गया था कि क्या ये R3 में जो है वो आते हैं या नहीं आते। तो आपका क्वेश्चन होगा यस, ये R3 में स्पैन करते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में भी हमें चेक करने के लिए कहा गया है, अगर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में 0 जो है वो R3 के लिए चेक करने को कहा गया है। अगर डायगोनल एंट्रीज जो है वो हमारे पास R3 एंट्रीज नहीं आती, तो हम लिख देंगे कि ये हमारे पास स्पैन नहीं करता R क्यूब के लिए। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें देखें उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, इसे कन्वर्ट किया, तो हमें 3 एंट्रीज मिल चुकी हैं, तो हम लिख देंगे कि हमारे पास 3 पिवट पोजीशन आ चुकी हैं। इसका मतलब है कि ये R4 में जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, 1.4 का जो टॉपिक था हमारे पास, वो आज हमने कवर कर लिया है। मैं जो है एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो भी कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।